अगर मैं आपसे कहूं कि रंग बदलने का ये छोटा सा मैजिक आपको केमिस्ट्री का एक बहुत पावरफुल टूल सिखा सकता है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यस, मैं सही कह रहा हूं कि अगर आप इस रंग बदलने के कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको बहुत हद तक टाइट्रेशन की समझ आ जाती है। कब हम लोग को इंडिकेटर्स का यूज करना है किसी टाइट्रेशन के दौरान, और कब रिएक्टेंट खुद ही बोल देता है कि भैया अब स्टॉप हो जाओ, अब आगे हमको रिएक्शन नहीं करना है। इस बात की अगर आपको समझ हो जाती है तो टाइट्रेशन बहुत हद तक आसान बन जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हूं, चाहे बोर्ड्स का हूं, चाहे मैं प्रैक्टिकल का वाइवा कहूं, इन सभी में टाइट्रेशन से रिलेटेड सवाल आपसे पूछे ही जाते हैं कहीं ना कहीं, और इसका बेसिक समझ होना बहुत जरूरी है। और इसकी बेसिक समझ के लिए हम लोगों ने पहले वीडियो टाइट्रेशन में समझा है, एनालिट क्या होता है, टाइट्रेंट क्या होता है, एंड पॉइंट क्या होता है, इक्विवेलेंस पॉइंट क्या होता है। आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और रिडॉक्स के टाइट्रेशन को समझेंगे, और यह भी समझेंगे कि कहां पर हमें इंडिकेटर्स का यूज करना है और कहां पर नहीं। और सवाल सिर्फ कहां पर यूज करना और कहां पर नहीं का नहीं है, सवाल यह भी उठता है कि क्यों हम वहां पर इंडिकेटर यूज नहीं कर रहे हैं और क्यों कहीं पर इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं। ये छोटे छोटे सवाल जो है ना मन में रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े प्रॉब्लम बन करके क्वेश्चंस के सामने उभर करके आते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और आपका हर एक प्रॉब्लम, हर एक डाउट यहां पर क्लियर होता हुआ नजर आएगा। तो मैं आयुष शर्मा, आपका अपना केमिस्ट्री टीचर, आप सभी को आज के सेशन में स्वागत करता हूं, और सेशन होने वाला है रिडॉक्स टाइट्रेशन पर। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हम लोग को पहले से पता है कि टाइट्रेंट क्या होता है, एनालिट क्या होता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो पहले टाइट्रेशन वाला देख ले, फिर आज का वीडियो यहां पर दिखे। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि टाइट्रेशन में दो चीजें होती है, एक होता है टाइट्रेंट और दूसरा होता है एनालिट। टाइट्रेंट का हमको कंसंट्रेशन नोन होता है और एनालिट का कंसंट्रेशन निकालना होता है। तो यहां पर कोई एक हमारा टाइट्रेंट होगा और कोई एनालिट। अब रिडॉक्स टाइट्रेशन में क्या होगा, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन में कहीं पर एसिड हमारा टाइट्रेंट की तरह यूज हो रहा था और बेस हमारा एनालिट की तरह, तो वहीं कहीं रिएक्शन में बेस हमारा टाइट्रेंट की तरह यूज हो रहा था और एसिड एनालिट की तरह। तो रिडॉक्स रिएक्शन में दो चीजें हमको देखने को मिलेगी, एक है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका टाइट्रेंट है, तो किसी रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट आपका टाइट्रेंट है। दोनों में से कोई एक टाइट्रेंट बन जाता है और एक एनालिट। और क्वेश्चन में हमको एनालिट का कंसंट्रेशन पूछ लेता है, कभी कभी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पूछ लेता है। और इन सभी के लिए मैं बता दूं, ज्यादातर जो भी आपके सिलेबस में टाइट्रेशन है, चाहे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हो, आप हमेशा टाइट्रेंट के तौर पे एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही यूज करते हैं और बाकी रिएक्शंस करा करके देखते हैं कि आखिरकार क्या बन रहा है और वो कितने अमाउंट में बन रहा है। तो जनरली जो हम लोग यहां पर देखते हैं ना, एज जनरली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हो कोई भी सकता है टाइट्रेंट, ठीक है ना। जनरली हम एज अ टाइट्रेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही कंसीडर करते हैं। और इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर मैं पहला बात करूं तो पहला बात करूंगा KMnO4 का, जबरदस्त इसका काम काज है भैया। दूसरा है K2Cr2O7, ये भी मजेदार का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कई जगहों पर हम एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं, CeSO4 का होल ट्वाइस। ये तीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको सिलेबस में कहीं ना कहीं घूमता हुआ नजर आएगा, चाहे वो जेई का सवाल हो, चाहे वो नीट का सवाल हो, और चाहे प्रैक्टिकल या वाइवा में आपसे एग्जामिनर सवाल पूछ रहा हो। तो इसका बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऑल्दो इनके रिएक्शंस को मैंने टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड या फिर आप कह सकते हो सम इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन का एक वीडियो बना रखा हूं, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, ठीक है, उसको जरूर देख लीजिएगा या मैं वीडियो में लगवा दूंगा। क्योंकि अगर आपको रिएक्शन की समझ नहीं होगी तो ये रिडॉक्स टाइट्रेशन आपके लिए यूजफुल नहीं होने वाला, इसलिए मैंने उसके लिए सेपरेट वीडियो बताया कि कौन कौन से ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन जिसको आपको याद रखना चाहिए। अब अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे बेटा कि KMnO4 के बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक रिएक्शंस देखेंगे, लेकिन सारे रिएक्शन यहां पर लेना पॉसिबल नहीं क्योंकि हमको आगे की चीजें भी डील करनी है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा पहले, ठीक है। अगर आपको आता है तब तो देन इट्स ओके, लेकिन नहीं आता तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं KMnO4 का, मजेदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहां पर KMnO4 तीन मीडियम में एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है मजेदार तरीके से, और तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो एक मीडियम आपका होता है एसिडिक मीडियम, दूसरा आपका हो गया मान लीजिए न्यूट्रल है,
या स्लाइट एल्कलाइन है, और तीसरा हो जाता बेसिक मीडियम। जब तक आपको बेसिक लिखेगा नहीं ना, तब तक आपको स्लाइट एल्कलाइन लेकर के ही चलना है, ठीक है, न्यूट्रल लेकर के ही चलना है। जब तक सवाल में मेंशन्ड नहीं किया है कि ये हाईली बेसिक या एल्कलाइन मीडियम में हम लोग करवा रहे हैं, तब तक आपको न्यूट्रल या स्लाइट एल्कलाइन ही वर्ड यूज करके चलना है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं KMnO4 है, ये अगर एसिडिक मीडियम का मैं बात करूं, यहां लिखना भूल गया, यहां लिख देता हूं एसिडिक मीडियम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो KMnO4 आपका एसिडिक मीडियम में Mn2+ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं न्यूट्रल का बात करूं तो ये MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर मैं बेसिक का बात करूं तो ये MnO4 2- में कन्वर्ट हो जाता है। और इन सभी में आपको कलर चेंज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका अगर मैं कलर का बात करूं तो ये आपका पर्पल हो सकता है, या इसको बहुत जगह पर वायलेट भी लोग बोल देते हैं, लेकिन पर्पल इज अ करेक्ट कलर। Mn2+ कलरलेस, या कई जगहों पे कई किताबों में लाइट पिंक भी लिखता है, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कराओगे तो हल्का सा पिंक कलर आ ही जाता है ना। MnO2 का अगर मैं बात करूं तो ये ऑरेंज कलर में दिखता है, और अगर मैं MnO4 2- का बात करूं तो इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक। तो ये बेसिक रिएक्शन है KMnO4 का, आपको आना चाहिए। अभी मैंने एक सवाल पूछा था आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में कि कब इंडिकेटर यूज करेंगे और कहां पर नहीं करेंगे। तो यहां पर जब भी KMnO4 का केस चलेगा तो KMnO4 itself behaves as a self indicator. KMnO4 itself behaves as a self indicator. KMnO4 किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव करता है। देख ही रहे हैं, पर्पल से कलरलेस हो गया, पता चल गया भैया यहां पर रिएक्शन को स्टॉप कर देना, यही मेरा एंड पॉइंट है, यहीं पर हमको रीडिंग ले लेना है ना। लेकिन अगर मैं बात करूं आगे, दो और इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर पे आता है K2Cr2O7, पोटासियम डाइक्रोमेट। KMnO4 को हम लोग क्या कहते हैं? पोटासियम परमैग्नेट। जब पोटासियम डाइक्रोमेट की बात होती है ना, तो इन एनी मीडियम, लेकिन लेते हम लोग कहां पर है? एसिडिक मीडियम में अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ज्यादातर रिएक्शन इसी पे होता है। लेकिन अगर सवाल में कोई भी मीडियम दे दे, ये Cr3+ में ही कन्वर्ट होगा। ये मीडियम पे ऐसा नहीं कि कुछ और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। इज इट क्लियर बेटा? तो अगर मैं K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में कराता हूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cr3+ में। अब अगर मैं यहां पर भी बात करूं तो इसका कलर ऑरेंज कलर का होता है, और ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? Cr3+ में, ग्रीन कलर में। तो यहां भी कलर चेंज देखने को मिल रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या पता है? यहां पर हमको इंडिकेटर का यूज करना पड़ता है। यहां पर हमको इंडिकेटर का यूज करना पड़ता है। यहां इंडिकेटर इज यूज्ड, याद रखिएगा, इंडिकेटर इज यूज्ड। मतलब K2Cr2O7 do not behaves as a सेल्फ इंडिकेटर। ये किसके तरह बिहेव नहीं करेगा बेटा? ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव नहीं करता। दिस डज नॉट बिहेव एज अ सेल्फ इंडिकेटर। क्लियर है? अब सवाल आता है सर इंडिकेटर तो यूज करेंगे, लेकिन कौन सा इंडिकेटर होगा और वो कैसा कलर शो करेगा? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, इंडिकेटर जो आपका होने वाला है वो होने वाला है डाइफिनाइल अमीन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह याद करने का आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डाइफिनाइल अमीन का जो हम यहां पर यूज कर रहे हैं ना बेटा, तो डाइफिनाइल अमीन के जगह पर जो थोड़ा स्टेबल होता है डाइफिनाइल सल्फोनेट, इसका भी हम लोग यूज करते हैं। लेकिन ठीक है, आपको ये भी याद है तो चलेगा। और अगर आपको बोलेंगे एंड पॉइंट पे कलर कैसा आएगा, जैसे KMnO4 में आपको पता चल गया ना, एंड पॉइंट पे कलर अगर एसिडिक है तो कलरलेस या लाइट पिंक हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमसे पूछेगा प्रेफरेबल कंडीशन क्या है KMnO4 का, तो मैं बोलूंगा मीडियम को एसिडिक कर दो, क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर जो चेंज हो रहा है ना वो हाईएस्ट नंबर पे हो रहा है, दैट इज +5 चेंज आ रहा है। इसका मतलब यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करेगा।
लेकिन अगर मैं क्रोमियम का बात करूं, K2Cr2O7 का बात करूं, मीडियम एसिडिक ही लेते हैं। बेसिक इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि बेसिक में K2Cr2O7 K2CrO4 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में बदल जाता है। लेकिन फर्दर जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है ना, तो वो Cr3+ में ही लास्ट में कन्वर्ट होना है। तो हम क्यों झूठ मूठ का बेसिक मीडियम क्रिएट करें? मेरा सिंपल सा कहना है कि मीडियम को आप एसिडिक ही लेकर के आपको चलना है जब भी आप K2Cr2O7 एज अ टाइट्रेंट यूज कर रहे होंगे। दूसरी बात, ये कभी भी सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव नहीं करता है। अगर ये सेल्फ इंडिकेटर की तरह बिहेव नहीं करता तो यहां कोई ना कोई इंडिकेटर होगा। तो यहां पर इंडिकेटर के तौर पे हम किसको यूज करते हैं? डाइफिनाइलामीन को। अब सवाल है एंड पॉइंट पे कलर में क्या चेंज आएगा? तो एट द एंड पॉइंट कलर टर्न्स टू डार्क ब्लू। कलर्स टर्न्स टू डार्क ब्लू। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर दिख नहीं रहा है ना? तो अब आई होप आपको दिख गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। मैं तो बोलूंगा कॉपी और पेन लेकर के बैठा करो जब भी आप लेक्चर देख रहा हो। अब इसमें इंटरेस्टिंग एक बात आता है कि सर यहां कलर चेंज हो रहा था, आपने बोला कि MnO4 बिहेव्स एज अ सेल्फ इंडिकेटर, लेकिन जब यहां पर भी कलर तो चेंज हो ही रहा है ना ऑरेंज से ग्रीन में, तो मुझे इंडिकेटर की क्या आवश्यकता है? मैं इंडिकेटर का यूज नहीं करूंगा, टाइट्रेशन करा लूंगा सिंपल। तो मैं आपको बता रहा हूं यहां इंडिकेटर की यूज क्यों पड़ती है। यहां जो चेंज होता है ना वो स्लोली होता है, धीरे धीरे, और ये जो धीरे धीरे चेंज होता है ना भैया, ये मामला को बिगाड़ देता है, क्योंकि हम एंड पॉइंट फिर डिसाइड नहीं कर पाते हैं सही तरीका से। अगर हमें कभी भी टाइट्रेशन कराते वक्त एंड पॉइंट डिसाइड करना है ना, तो शार्प चेंज आना चाहिए कलर में, मतलब तुरंत पर्पल से कलरलेस, ये नहीं येलो से ग्रीन होने में उसको समय लग रहा है। अब ये एंड पॉइंट ही डिसाइड नहीं करा पाओगे, आप टाइट्रेशन डालते रह जाओगे, आपका जो टाइट्रेशन वो फेल हो जाएगा। टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिसाइड करने के लिए कलर में चेंज शार्प आना चाहिए। तो जब कोई रिएजेंट खुद ये शार्प कलर चेंज हमको नहीं दिखा पाता है, जब कोई रिएजेंट हमें एंड पॉइंट सही से क्लेरिफाई नहीं कर पाता है, तब हमें इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए अगर आपसे कोई ये सवाल पूछे कि K2Cr2O7 में इंडिकेटर की क्या आवश्यकता है, यहां भी कलर का चेंज हो रहा है, तो कोई छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन यही छोटी छोटी सी बातें कल को बहुत बड़ी दिक्कत बनती है। जब पूछ लेते हैं ना कभी कोई प्रैक्टिकल या वाइवा में, कल को आप IITs में जा रहे हो, ये छोटा मोटा सवाल अगर आपसे पूछ लिया गया और आप बोलोगे सर बस जरूरत पड़ता है, तो फिर इसका मतलब है कि आपने उसको फील नहीं किया सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट को का एसेंस लेने के लिए आपको हर एक चीज का रीजन आना चाहिए। तो आई होप आपको K2Cr2O7 का कहानी समझ में आ गया होगा। और मैंने बोला था एक रिएजेंट और इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा रिएजेंट है? CeSO4 का होल ट्वाइस। अब आप यहां पर देखोगे ना तो C+4 ऑक्सीडेशन में स्टेट में, यहां पर किस में? +6 में था, यह +3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, एन फैक्टर निकालना बहुत बेहतरीन तरीका से हम लोगों ने सीखा। अगर एन फैक्टर नहीं आता है, पहले मैं बोल रहा हूं पहले एन फैक्टर वाला वीडियोस देखो, मतलब स्टार्टिंग से देखो यार, कोई भी चैप्टर स्टार्ट करो ना स्टार्टिंग से देखो, आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया, मतलब नया नहीं बेसिक्स आपको मिलेगा। नया ही तो क्या ही होता है, लेकिन कितना डीप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, तब आपको सब्जेक्ट में मजा आता है। नहीं तो फिर बहुत जन बोलते हैं यार केमिस्ट्री बोरिंग सब्जेक्ट है, या केमिस्ट्री में हमको रटना पड़ रहा है। रटना नहीं पड़ेगा अगर आप इसको प्यार से समझेंगे, हर एक कारण को फील करेंगे। तो आप देख रहे होगे अभी हम लोग सॉल्ट एनालिसिस का शॉर्ट्स भी डालते हैं, एक एक रिएक्शन को समझा रहे हैं, ऐसा क्यों किस लिए, तब ना बच्चा फील कर पाएगा। मैं डाला, अच्छा इसको इसमें डाल दिया, देखो ये हो गया कलर चेंज। इससे एग्जाम नहीं निकलने वाला है, ठीक है। एग्जाम निकलने के लिए आपको बस एक एनिमेशन दिखाया जा रहा है। एनिमेशन से क्या होने वाला है? एग्जाम में एनिमेशन नहीं इमेजिनेशन चाहिए। इमेजिनेशन के लिए आपको सोचना पड़ेगा, और मैं आपको सोचने पर मजबूर करूंगा। अगर रियलिटी में आपको एग्जाम निकालना है ना, तो मुझे आपको सोचने पे मजबूर करना पड़ेगा। एनिमेशन से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सवाल वहां रिटन फॉर्म में होगा। अगर आपकी इमेजिनेशन 0 है ना, तो फिर आप सवाल बना नहीं पाओगे बेटा। तो अगर मैं यहां पर बात करूं CeSO4 का होल ट्वाइस का, तो C+4 का अगर होल ट्वाइस का बात करूं तो C+4 से किसमें बदल जाएगा? C+3। बोलेंगे सर क्यों? ये F ब्लॉक का एलिमेंट है बेटा, और F ब्लॉक का एलिमेंट का जनरल जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये होता है, ये जनरली स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये +4 से +3 गया, तो इसका यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन। जो खुद रिड्यूस होगा तो वो वही तो बिहेव करेगा किसके तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। बोलो कोई दिक्कत है? फिर यहां सवाल आएगा सर क्या यहां भी किसी तरीका का कलर चेंज हो रहा होगा? तो मैं बोलूंगा यस बेटा, यस हो रहा होगा।
सवाल आता है किसमें चेंज कर रहा होगा C+4। तो मैं बता दूं इसका जो कलर होता है ना, येलो कलर होता है, लाइट येलो टाइप का, और इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है। मतलब जब रिएक्शन आप कराओगे, टाइट्रेशन कराओगे, रिएक्शन का जब एंड पॉइंट डिसाइड करने की बारी आएगी तो ये येलो से कलरलेस जाएगा। इसमें भी जो ये चेंज होता है ना, ये स्लो होता है और फेंट भी, मतलब पता बहुत बार नहीं चल पाता है अच्छे से, तो एंड पॉइंट डिसाइड करना यहां भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो जब यहां पर भी दिक्कत हो जा रहा है तो यहां भी हमें इंडिकेटर्स चाहिए होगा। तो मैं बोलूंगा यहां भी इंडिकेटर्स इज यूज्ड। यहां भी इंडिकेटर्स के लिए मैं क्या बोलूंगा, इंडिकेटर इज यूज्ड। मतलब यहां पर भी मैं कह सकता हूं CeSO4 का होल ट्वाइस डज नॉट बिहेव्स एज ए सेल्फ इंडिकेटर। सवाल आता है सर यहां कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। यहां पर जो इंडिकेटर यूज करते हैं उसको कहते हैं फ्रॉइन। कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं, फ्रॉइन, हीरोइन नहीं, फ्रॉइन। ये क्या होता है, आयरन टू फेनोल्फ्थालीन। ये कितना होता है, ये 3 लगा हुआ रहता है। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं Fe2+, मैं यहाँ पीएच ही दिखा रहा हूं लेकिन इस पीएच को फिनाइल मत समझना, ये फेनोल्फ्थालीन है, ये थ्राइस हो जाता है। अब ये तो समझ में आ रहा है सर, ये फेनोल्फ्थालीन कैसा होता है, इसको बहुत जगह पे ऐसा भी लिखा जाता है 110 फेनोल्फ्थालीन। ये फेनोल्फ्थालीन कैसा होता है, आओ बात करें। ये है, और ये क्या करता है, चिलेट्स फॉर्मेशन करता है। ये एक है फेनोल्फ्थालीन, ऐसे ऐसे 3 लगे हुए होते हैं। ये तो एक मैंने बनाया, ऐसे ऐसे 3 लगे हुए होते हैं। मतलब एक यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा और एक यहां से भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा इसी टाइप का। ये है फेरोइन। इसका जो कलर है वो चेंज करता है, क्यों, क्योंकि इंडिकेटर ये जो Fe2+ में है ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसका कलर पहले क्या रहता है, रेड, और ये बाद में किस में बदल जाता है, पेल ब्लू कलर में। ठीक है, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर याद नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं है, इंडिकेटर का नाम जरूर याद रखिएगा, ये पूछ लेता है बहुत बार। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिडॉक्स टाइट्रेशन के इंडिकेटर्स हैं जिसका हम अपने प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल करते हैं। बोलेंगे सर ये ज्यादातर नहीं दिखता लेकिन क्वेश्चंस में ये नजर आता है, इसीलिए मैं ये करवा दे रहा हूँ। जेईई मेंस एडवांस या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये नजर आता है। प्रैक्टिकल्स में जो आपको ज्यादातर देखने को मिलता है KMNO4 ही लेते हैं। क्यों, K2CR टो सेल लेगो तो अलग से इंडिकेटर का यूज करना पड़ेगा। तो बहुत बार ये भी सवाल पूछ देता है कि हम लोग लैब में ज्यादातर KMNO4 ही क्यों ले लेते हैं। बोलना उसको लेने में फायदा ये है कि सर हमको इंडिकेटर बर्बाद नहीं करना पड़ता, इंडिकेटर का अलग से यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो ऐसा साइड हट जाता हूं, इसको आप एक बार कैप्चर कर लो ढंग से। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। मैं इसलिए हट जा रहा हूं, बार बार बच्चे ये कमेंट करते हैं सर थोड़ा सा हट जाया करिए, शॉर्ट्स बनाते हुए भी ये ध्यान रखूंगा आगे से। चलिए कुछ सवाल देखते हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करे। तो पहला सवाल आपके सामने में है, बड़ा आसान सा सवाल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो। क्या सवाल बोलता है, इसको अलग कलर ले लेता हूं। बोलता है इट रिक्वायर्स 40.005 ml ऑफ 1 MCE4+। आपके पास Ce4+ है, मतलब यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। इसकी जरूरत है, मतलब जिसकी जरूरत है उसका जानकारी मुझे होगा, इसीलिए इसका हमको कंसंट्रेशन भी दे दिया, इसका वॉल्यूम भी दे दिया। तो इसका कंसंट्रेशन आपको क्या दिया हुआ है, Ce4+ आयन का 1 m, और इसका आपको देखिए ध्यान से वॉल्यूम भी दे दिया है। कितना दे दिया, 40.05 ml। मैं इसको 40 ml भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। टू टाइट्रेट, किसको टाइट्रेट करना है, तो बोल दिया भैया SN2+ को टाइट्रेट करना है। सर कहां लेकर के जाना है इसको, SN4+ में लेकर के जाना। पहले ये बातें आ रही है क्या समझ में, ठीक। SN2+ का भी कंसंट्रेशन दे दिया है, कितना
कितना दिया भैया 20 ml, इसका वॉल्यूम दे दिया और कंसंट्रेशन भी दे दिया SN2+ का। मतलब आप देख रहे हो एनालीट का आपको कंसंट्रेशन भी दे दिया है। अब आप बोलेंगे सर फिर निकालेंगे क्या? तो टाइट्रेशन में हमेशा कोई जरूरी नहीं कि आप कंसंट्रेशन वाला ही सवाल देगा। अब यहां पर आगे क्या पूछ रहा, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सीरियम इन द प्रोडक्ट। मुझे सीरियम का प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, तो मैं इसको क्या मान लू, X+ मान लू क्या कि X+ में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब अगर ये आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मैं बैठ के इसको सॉल्व भी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है सीरियम +4 से +3 जाना चाहता है। क्योंकि अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका रिडक्शन हो रहा होगा, और ये रिड्यूस होकर के अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। तो इसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। मैं डायरेक्ट आंसर भी टिक कर सकता था, लेकिन ठीक है, न्यूमेरिकल बना रहे तो न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व भी करते हैं इसको। अब आपको पता है कि मुझे इसका n फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो n फैक्टर के लिए मैं क्या करूंगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा 4 - x। मैं 4 - x ही क्यों किया, x - 4 क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे पता है यहां रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल करके आ जाएगा 4 - 2। आंसर क्या आ गया 2। अब अगर कोई मुझसे इस सीरियम का n फैक्टर पूछेगा तो मुझे नंबर ऑफ एटम कितने नजर आ रहे हैं सीरियम के, 1 × 4 - x। तो ये मेरा n फैक्टर क्या निकल करके आ गया बेटा 4 - x। कोई दिक्कत है क्या? अब अगर मुझे SN2+ का n फैक्टर पूछेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2, नंबर ऑफ एटम SN का कितना है 1, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं है ना? ठीक है बेटा, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई। n फैक्टर क्यों निकाले? क्योंकि मोलैरिटी दे रखा है, नॉर्मेलिटी नहीं दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू टाइट्रेशन में कौन सा लॉ यूज होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का अगर हम यूज करेंगे ना, क्या निकल करके आएगा, मैं बोलूंगा इक्विवेलेंस ऑफ Ce4+ विल बी इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ SN2+। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। तो इक्विवेलेंस ऑफ Ce4+ कैसे निकालोगे, मोलैरिटी दिया हुआ है इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। यहां पर कैसे निकालोगे, यहां भी मोलैरिटी दिया हुआ है इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, सुनो, अगर वॉल्यूम ml में है ना, देखो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम देता है मोल्स, अगर वॉल्यूम ml में है तो आपका आंसर मिली मोल्स में आएगा। अब दिक्कत क्या, यहां भी ml में यहां भी ml में है, तो हमको कोई झंझट नहीं है भैया। अगर कोई एक बाई चांस लीटर में होता तो मैं उसको ml में बदल लेता, या ml वाले को लीटर में बदल लेता। ये छोटी छोटी बातें भैया, मैं बार बार बोल रहा हूं, इंटर कन्वर्जन्स में ही क्वेश्चंस गलती करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में गलती होने का 2 जगह बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है। एक, मान लो आपको सब कुछ आ रहा है तो भी आप गलती कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, इसका ध्यान रखिएगा, यूनिट्स, और दूसरा कैलकुलेशंस। इन 2 चीजों पे लोग गलती करते हैं, इस पे आप थोड़ा सा कमांड बना करके चलिएगा, ठीक है। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा मोलैरिटी कितना है सर 1, ये हो गया 40, n फैक्टर क्या लिख दूंगा मैं 4 - x। उसी तरीके से मैं यहां पर मोलैरिटी पूछ लूं तो 1, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 20 इंटू n फैक्टर कितना हो जाएगा 2। अब मैं इसको अगर कैंसिल आउट कर दूं तो ये हो जाएगा 4 - x बराबर क्या आ गया 1। x को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ, आंसर क्या आ जाएगा बेटा 3। तो x बराबर क्या निकल कर क्या आ गया 3, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3। देखा, ये मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। तो सवाल को कॉम्पिटिटिव में 2-3 एंगल से सोचना सीखो, है ना। जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो कोई बात नहीं, आप बना लो पूरा, लेकिन अलग अलग एंगल से भी सोचना सीखो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपको, पोटासियम एसिड ऑक्सलेट K2C2O4.3H2O.4H2O कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय MnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो यहां पर पहला काम तो हम ये कर लेंगे, एक तरफ MnO4- लिख लेंगे, और मीडियम आपका कैसा है बेटा एसिडिक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। दूसरा क्या बोल रहा है, K2C2O4.3H2C2O4.4H2O पोटासियम एसिड ऑक्सलेट इज ऑक्सीडाइज्ड। अगर ये ऑक्सीडाइज्ड होगा, ऑब्वियसली MnO4- में Mn का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, +7 से कहां जा रहा है +2 में।
तो यहां पर भी कार्बन जो आपका +3 में है ये ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं। बोलेंगे सर पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा, ऑक्सीजन का नहीं होगा। जब है वहां पर ऑक्सीडाइज होने वाला तो मैं उसको ऑक्सीडाइज करूंगा, वो है कार्बन। क्लियर है क्या, ठीक। अब यहां पर अगर मैं देखूं तो सबसे पहले एन फैक्टर ही निकाल लेता हूं, फिर आगे काम करेंगे अपन। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है बेटा, 5। तो एन फैक्टर क्या निकल करके आएगा, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स, तो हो गया आंसर 5। क्लियर है क्या। बोलेंगे सर आप इसी का क्यों लिखे, क्योंकि मुझे इसी का कंसंट्रेशन पता है। अगर इसका पता होता तो इसका भी निकाल लेते, इसका भी वैसे ही निकालते हैं, एन फैक्टर बराबर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5, Mn 1 है 1, इसका भी 5 आएगा। एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करे यार, पता चल रहा है आगे मुझे देख करके कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.1 m KMnO4, तो मुझे KMnO4 का ही एन फैक्टर चाहिए, MnO4 माइनस का ही एन फैक्टर चाहिए बेटा। अब यहां पर देखो ये +3, ये भी +3 है, तो दोनों सेम ही टाइप का एटम है, दैट इज कार्बन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां अगर बेटा मैं बात करूं चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर का, वो कितना निकल करके आ जाता, 1। ठीक, तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 1 इंटू नंबर ऑफ एटम्स जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, उस मॉलिक्यूल में कितने हैं। तो आप देखो यहां पर 2 कार्बन है और यहां 3 2 जा 6 कार्बन है, टोटल कितने कार्बन हो गए, 8। टोटल कितने कार्बन हो गए बेटा, 8। एन फैक्टर क्या निकल करके आ जाएगा, 8। पहले यह बात आया क्या समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं, ठीक। अब आगे पढ़ते हैं, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, आपको यहां पर वॉल्यूम फाइंड आउट करना और MnO4 माइनस का, KMnO4 का जो कंसंट्रेशन होगा वही MnO4 माइनस का भी होगा बेटा, इतना तो हम लोग समझ ही रहे हैं क्योंकि सब बेसिक कंसेप्ट इतना बनाए हैं, कंसंट्रेशन टर्म के सवाल बनाए। कितना है, 0.1 है, कितना है 0.1 है। बोलता है रिएक्टिंग इन एसिडिक सॉल्यूशन, मतलब मीडियम आपका एसिडिक है, विथ 1 ग्राम ऑफ एन एसिड ऑक्सिलेट। अब आपको यहां पर इसका, मैं इतना लंबा बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है, इसका वेट दे दिया है 1 ग्राम। क्लियर। सवाल बनता कैसे बेटा, तुम्हें भी पता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगेगा। क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंस ऑफ KMnO4 बराबर इक्विवेलेंस ऑफ दैट पोटासियम एसिड ऑक्सिलेट। मैं शॉर्ट में लिखा हूं PAO, तुम मत लिखना, ठीक, तुम पूरा लिखना भाई एग्जाम हॉल में, ठीक है। अच्छा, अब इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम है, एन फैक्टर है, तीनों चीजें हैं। तो इसका इक्विवेलेंट क्या लिख दूंगा मैं, 0.1 इंटू वॉल्यूम इंटू 5। क्लियर। अब इंटरेस्टिंग बात है, देखो ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूं जहां लोग गलती करते हैं। अब यहां पर आप इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो वेट दिया हुआ है। एक तरीका और है इक्विवेलेंट्स निकालने का, मोल इंटू एन फैक्टर कर लेंगे, मोल्स इंटू एन फैक्टर कर लेंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या। अब सवाल है सर मोल्स कैसे निकालेंगे, PAO का वेट दिया हुआ 1 ग्राम, इसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड दे देंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो जब आप निकालेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 506 के आसपास आएगा, 506 के आसपास आएगा। यहां तक कोई दिक्कत की बात है क्या। जब ये 506 ग्राम के आसपास होगा आएगा, बोलेंगे सर कैसे निकालेंगे, वो भी बताऊं क्या। पोटासियम 39, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, सब ऐड उड करके निकाल लेना, है ना। नहीं आता मॉलिक्यूलर वेट तो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा, उस वीडियो को आप देख लीजिए, ठीक है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाया हुआ होगा। तो यहां से आ जाएगा 506 ग्राम, यहां से आपका क्या निकल करके आ गया, मोल्स किसका, पोटासियम एसिड ऑक्सिलेट का, और इसका एन फैक्टर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है, 8। क्लियर है। तो अब मैं यहां पर बताऊं आपको एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो आपका निकला है ना मोल्स, ये मोल्स है, मिली मोल्स नहीं है। तो अगर ये मोल्स है तो ये वॉल्यूम आपका किस में निकलेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है, किस में निकलेगा, लीटर में निकलेगा। यहीं पर लोग गच्चा खा जाते हैं, वो सॉल्व करते चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता ये वॉल्यूम ml में निकाला है कि लीटर में निकाला है। अगर ये मिलीमोल्स होता तब तो ये ml में होता वॉल्यूम, लेकिन जो कि आपने मोल्स निकाला है तो आपका जो आंसर होगा वो लीटर में आएगा, जो आपका वॉल्यूम का आंसर आएगा। तो अब मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 0.1 इंटू वॉल्यूम इन लीटर लिख लो भाई,
गलती नहीं होगा कम से कम। मोल्स ऑफ PaO क्या लिखोगे 1/506 इंटू n फैक्टर 8। बोलो यहां तक आ रहा है क्या समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, देख लो एक बार, मैं सारा कैलकुलेशन देख लो, कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेट करना। अब इस कैलकुलेशन को आप घर से खुद से करिएगा तो आ जाएगा 1/506 इंटू 8 अपॉन 5 अपॉन 0.1। अब तुम देख लो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, तो मैं इसको वॉल्यूम को किस में बदल लूंगा? ml में। तो अगर मुझे वॉल्यूम ml में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 8 अपॉन 506 अपॉन 0.1 अपॉन 0.5। यही था ना भाई? सॉरी 0.5 नहीं है, 5 है, 5। अब अभी लीटर में था, अब आपको ml में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आंसर आपका किस में आ जाएगा? ml में। इसको आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर लगभग 31.6 ml के आसपास आएगा। ठीक है, 31.6 ml के आसपास आएगा। देखो कैलकुलेशन तो आपको करनी ही है ऐसे, फिजिकल केमिस्ट्री के आप उठा करके देख लेना पी वाई क्यूज, कैलकुलेशन डिफिकल्ट आते हैं। ठीक है, टीचर से हो रहा है या नहीं हो रहा, आपसे होना चाहिए कैलकुलेशन। ठीक है, अब मैं बैठ के एक एक कैलकुलेशन करूंगा तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में क्या बोलता है? मेटेलिक टीन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मेटेलिक टीन इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, HCl बोलते हैं मतलब एसिडिक मीडियम, इज ऑक्सीडाइज्ड बाय K2Cr2O7 टू स्टेनिक क्लोराइड। किसमें कन्वर्ट कर दे रहा है? टीन को SnCl4 में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो बोलता है व्हाट वॉल्यूम ऑफ डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल मतलब आपको नॉर्मेलिटी दे दिया है कंसंट्रेशन के टर्म्स में। अब देखो, अब इसमें कुछ महानुभाव लोग दिमाग लगाएंगे, एकदम लगाना भी बनता है भाई। कुछ भाई साहब लगाते दिमाग कि सर HCl डाले हैं और आपने बोला जब भी मीडियम की तरह यूज करो तो H2SO4 को एज अ मीडियम यूज करो, क्योंकि आप अगर HCl का यूज करेंगे तो वो कुछ अमाउंट उसका Cl2 में कन्वर्ट होने के लिए चला जाता है। क्लियर? ठीक है, अगर ये सवाल आपसे कोई एजर्सन रीजन में पूछ रहा है, आपका जवाब सही है। अगर आपसे प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछ रहा है तो जवाब सही है। अगर कोई टीचर आपसे क्लासरूम में पूछ रहा है तो भी जवाब सही है। कोई बड़ा भाई अगर आपसे ये सवाल पूछ रहा है तो भी ये जवाब सही है। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बना रहे हो ना, इस बात को इग्नोर करके चलेंगे, इस बात को इग्नोर करके चलेंगे। कब? जब न्यूमेरिकल बना रहे हो तब, ये बात ध्यान रखना। तो अब इसमें दिमाग मत लगाने लगना कितना K2Cr2O7 HCl को Cl2 में कन्वर्ट करने में लग गया, नहीं लगाना। इज इट क्लियर? मैं बस इसको एज अ मीडियम ट्रीट करूंगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? K2Cr2O7 मीडियम एसिडिक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? Cr3+ में हो जाता है। अगेन मैं वही काम करूंगा, ये सारे का n फैक्टर पहले निकाल लेता हूं। तो +6 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो से n फैक्टर क्या निकल के आ जाएगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स 2। आंसर क्या आ गया? 6। आंसर क्या आ गया? 6। ठीक है, इसका आपको क्या दे दिया? कंसंट्रेशन दे दिया है बेसिकली Cr2O7 2- का। डेसी नॉर्मल 1/10 n दे दिया है। ठीक है, ये छोटी छोटी कन्वर्जन से आपको आने चाहिए। 1/10 दे दिया। किसको रिड्यूस करना है? 1 ग्राम टीन को। ठीक है, और हमको क्या चाहिए? हमसे इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, हमसे इसका वॉल्यूम क्वेश्चन में पूछ रहा है। हमेशा चीजें एनालिट का ही आपसे पूछे ये कोई आवश्यक नहीं है। आपसे सवाल टाइट्रेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला? मेटेलिक टीन। मेटेलिक टीन मतलब Sn के फॉर्म में ही रहेगा, No+2, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? SnCl4 में हो जाएगा। अब आप यहां देखेंगे तो Sn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल करके आ जा रहा है? +4। अगर मैं आपसे पूछूंगा यहां चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का हुआ है तो क्या बताओगे बेटा? 4। अगर मैं आपसे पूछूंगा यहां n फैक्टर कितना है तो 4 × 1 कर दोगे, इसका n फैक्टर भी आप बता दोगे। ठीक, अगेन मैं क्या लगाऊंगा? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लेकिन यहां आपको क्या दिया हुआ? वेट ऑफ टीन दे दिया, कितना? 1 ग्राम। अगेन मैं यहां क्या लगाऊंगा बेटा? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और जो भी मैं न्यूमेरिकल का वैल्यू बोल रहा हूं ना,
कि आप कर लेना, उसे आप करना जरूर। और ये कैसे पता चलेगा? कमेंट में आंसर लिखना, कमेंट में आंसर लिखना, तब पता चलेगा ना यार मैं पढ़ा रहा हूं, वो तुम पढ़ भी रहे हो कि नहीं, कि खाली बस तुम छाप रहे हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, इमेजिनेशन करना आपको आना चाहिए। नहीं सीखोगे, एनिमेशन के भरोसे रहोगे, कुछ नहीं होने वाला भाई एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आज का जो साइंस है ना, वो थॉट प्रोसेस पर डेवलप हो रहा है, देख देख कर चीजों को डेवलप नहीं हो रहा है। आज क्वांटम पे बात करें, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, तुमको क्या लगता है ये जो आइंस्टीन ने थ्योरीज दिए है, ये क्या प्रैक्टिकली देख करके दिया है क्या? ये सारे थॉट प्रोसेस है, ये सारे थॉट रिसर्च हैं। और थॉट कब डेवलप होगा? जब आप इमेजिनेशन करना जानेंगे। इज इट क्लियर? तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कैसे निकालोगे बेटा? इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ टिन। अब जब भी वेट दे दे तो आपको इक्विवेलेंट निकालने का तरीका एक ही, आप पहले मोल्स निकाल लो। तो मोल्स कैसे निकालोगे? 1 ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ टिन कितना होता है? 119 ग्राम। याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। टिन, लेड, ये मैं पहले भी बता रखा हूं आपको, इसका रील्स भी बनाया हूं, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 कैसे निकालेंगे? इसका कंसंट्रेशन दे दिया 1/10 इनटू वॉल्यूम, ठीक। अब अगेन ये मोल्स में, तो वॉल्यूम आपका किस में आएगा? लीटर में। अब इंटरेस्टिंग बात क्या क्या, बहुत जन यहां पर एक गलती करते हैं, मैं गलतियां बताता हूं क्या क्या लोग कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आप क्या गलती कर सकते हैं? n फैक्टर 6 है ना, अब आदत हो जाता है लोगों को, n फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। भैया n फैक्टर तब मल्टीप्लाई करते हैं जब मोलैरिटी होता है। बोलेंगे सर हमको तो आता है, लेकिन एग्जाम हॉल में यही गलतियां आप करके आते हैं। इसी को समझना जरूरी है, इसलिए मैं बार बार ये बता रहा हूं। तो यहां पर आप n फैक्टर मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा। अब इक्विवेलेंट ऑफ टिन कैसे निकालेंगे? मोल्स, मोल्स के साथ n फैक्टर आप मल्टीप्लाई करिएगा, दैट इज 4। तो वॉल्यूम इन लीटर क्या निकल करके आएगा? 40/119। अब ml में अगर हमको निकालना है तो 40 × 1000/119। इसको सॉल्व करिएगा, लगभग 336 वगैरह के आसपास में ml आएगा निकल करके, ठीक है। क्योंकि ये 12 बन रहा है ना, 40, तो 36 के आसपास में आएगा, ठीक है। चलिए, ये सवाल भी हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये सवाल को आप बनाएं, लेकिन चलो मैं पैटर्न बता देता हूं, है ना। लेकिन आप प्रॉमिस करो कि इस सवाल को का सॉल्यूशन आप तभी देखोगे जब आप इसको खुद से अप्लाई करोगे, है ना। एक बार खुद से सोचना जरूर, यहां पर रोक लेना वीडियो को, बनाना, फिर ना बने तो सॉल्यूशन देखना मैं कैसे बना रहा हूं। बोलो, बोलता क्या? इन एन ओर द ओनली ऑक्सीडाइजेबल मटेरियल क्या है भैया? Sn2+। बोलते एक और है जिसमें अगर ऑक्सीडाइज हो सकता है तो सिर्फ Sn2+ ही ऑक्सीडाइज हो सकता है। और आपको पता है Sn2+ ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा? Sn4+ में। बोलता दिस ओर इज टाइट्रेटेड विथ अ डाइक्रोमेट सोल्यूशन। ये और आपका क्या चीज से टाइट्रेट हुआ है? डाइक्रोमेट सोल्यूशन से हुआ है। मतलब ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? Cr3+ में। मैंने सवाल ज्यादातर ले लिया आप डाइक्रोमेट, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं सवाल ऐसे ही आएंगे, MnO4- CSO4, हर तरह का सवाल आता है। आपको बस ये कन्वर्जन्स पता होना चाहिए किस में हो रहा है। और वो इंडिकेटर्स का नॉलेज क्यों मैंने बताया, प्रैक्टिकल के वाइवाइज वगैरह में एग्जामिनर जो आते हैं ना, वो पूछ लेते हैं बेटा, अगर आपको आता है तो आप बता पाओगे। काम की चीजें बता रहा हूं। हाँ, कुछ लोग को लगेगा सिर्फ पढ़ाई करा रहे हैं, डांस नहीं करा रहे हैं, तो आप यहां पढ़ने के लिए आए हो तो पढ़ो, मैं तो यही बोलूंगा, है ना। कभी गलत हंसी मजाक भी करेंगे हम लोग, लेकिन मैं जब पढ़ा रहा होता हूं ना, मुझे ये लगता है कि चीज आपको समझ में आनी चाहिए। मजा इसी में ना, देखो कितना मजा आता है जब आपको ये पता चलता है यार इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? यही तो फील दे रहा है यार सब्जेक्ट का, इससे ज्यादा मजा किस में? ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बात करूं कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा बेटा? +6, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा? 3। यहां एन फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 × 3, आंसर आ जाएगा 6। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है? बोला वेट दे दिया इसका 2.5 ग्राम,
वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दे दिया 0.5 लीटर, तो कंसंट्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं, मोलैरिटी 2.5 ग्राम अपॉन 0.5 लीटर, ये ऑलरेडी लीटर में ही है, तो हम लोग इसको जबरदस्ती नहीं करेंगे। अब सवाल आता है सर K2Cr2O7 का मोलर मास, तो क्या 2 इंटू 39 प्लस 52 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 16, तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो अप्रोक्सीमेटली 294 आएगा। मैंने क्या किया, 294 ग्राम लिख दिया। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, ये लीटर में ठीक है। तो आपको मोलैरिटी निकल करके आ गया। अभी सॉल्व नहीं करने बैठ जाना इसको, लास्ट में जब कैलकुलेशन करना है तो लास्ट में करेंगे। फिर क्या बोलता है, अब इंटरेस्टिंग बात आता है यहां पर, बोलता है इज 0.40 ग्राम ऑफ सैंपल, ये सैंपल किसका होगा, SN2 प्लस का नहीं होगा बेटा, और का होगा, रिक्वायर्स 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टाइट्रेंट, मतलब इसका वॉल्यूम आपको बता रहा है। ये वॉल्यूम का यूज किस लिए था, कंसंट्रेशन निकालने के लिए। मतलब आपके पास एक सॉल्यूशन जो आपने बीकर में बनाया है, उस बीकर में 0.5 लीटर था, लेकिन जब आप और से रिएक्ट करा रहे हो, टाइट्रेट करा रहे हो, तो कितना यूज हुआ ब्यूरेट से, ये समझो, ओनली 10 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम यूज्ड बराबर 10 सेंटीमीटर क्यूब लिख लो, चाहे 10 ml लिख लो, बात एक है। क्लियर है क्या, ठीक। तो बोलता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ टीन इन द ओर, आपको क्या निकालना है, टीन का परसेंटेज। बड़ा इंटरेस्टिंग है बात, अगर आपको टीन का परसेंटेज निकालना, वो भी वेट परसेंटेज निकालना होगा, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, वेट ऑफ टीन अपॉन वेट ऑफ ओर इनटू 100। वेट ऑफ ओर आपको दे दिया 0.40, तो वेट ऑफ टीन कैसे निकालेंगे, एक ही तरीका है, इक्विवेलेंस लगाएंगे, मोल्स फाइंड आउट करेंगे। हमको इसका एटॉमिक वेट पता है, कितना होता है इसका एटॉमिक वेट, 119। 2 बार तो हम लोग यूज कर चुके, तो दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। इसका एन फैक्टर हम निकाल लेंगे सर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इसका एन फैक्टर क्या निकल करके आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, लगा लेते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। आइए बात करें, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा, मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 बराबर इक्विवेलेंट्स ऑफ SN2 प्लस। अब इक्विवेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 कैसे निकालेंगे, तो हमको मोलैरिटी पता है, हमको वॉल्यूम पता है, और वॉल्यूम किस में है, ml में है, ठीक है। और हमको क्या पता है, एन फैक्टर भी इसका पता है, तो इस ml वाले को हम किस में बदल लेंगे, लीटर में, क्या हो जाएगा 10 अपॉन 1000। पूछो क्यों किया लीटर में कन्वर्ट, क्योंकि जब आप मोल्स का फॉर्मूला लगाओगे क्या लिखोगे, वेट अपॉन 119, और ये भी आपके ग्राम में होंगे और ये भी आपके ग्राम में होंगे। आ रहा है क्या बात समझ में, जब ये दोनों ग्राम में होंगे तो जो मोल्स निकल के आएगा वो मिलीमोल्स में तो आएगा नहीं ना, तो अगर वो मिलीमोल्स में नहीं आ रहा है, अगर वो मिलीमोल्स में नहीं आ रहा तो आपको वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा, ml में लेना नहीं पड़ेगा, किस में लेना पड़ेगा, लीटर में। किस में लेना पड़ेगा, लीटर में। जो आपको दिया हुआ वो किस में है, ml में है। तो मोलैरिटी में क्या लिखूंगा, 2.5 अपॉन 294 अपॉन 0.5, और यहां से वॉल्यूम लीटर में क्या लिए हो, 10 अपॉन 1000। इसका एन फैक्टर आपने क्या निकाला है, 6। इसका मोल्स क्या लिखोगे बेटा, W अपॉन 119, इसका एन फैक्टर क्या निकाला है, 2। अब एक इक्वेशन है, इसको बस आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करोगे तो जो वेट लगभग निकल के आता है वो 0.06 ग्राम के आसपास आता है 0.0602 ऐसा भी आता है, सॉरी हाँ 0.06 ग्राम के आसपास आएगा। तो बोलेंगे सब परसेंटेज क्या हो जाएगा टिन का, तो वेट ऑफ टिन इन सैंपल ऑफ ओर अपॉन वेट ऑफ ओर सैंपल, और इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 100।
तो वेट ऑफ टीन कितना आ गया 0.06, वेट ऑफ ओर कितना है 0.40 इंटू 100। अब इसको नीचे उतार लो तो ये आ जाएगा 100, इसको ऊपर ले जाओ, इसको भी 100 कर दो। 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया, ये हो गया 5, ये हो गया 2, इसको काट दो 3, हो गया, हो जाएगा आंसर 15%। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिडॉक्स टाइट्रेशन से सवाल कैसे आ सकते हैं। KMnO4 का भी इसी टाइप का होगा, टेंशन नहीं लेना है। मोल्स आएगा, कहीं मोलैरिटी दे देगा, कहीं वेट निकालने बोलेगा, कहीं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने बोलेगा। हर तरह के सवाल हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया और हर एक बेसिक पॉइंट पे भी डिस्कशन किया। लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ रिडॉक्स टाइट्रेशन खत्म नहीं होता है। अभी 2 और इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन आते हैं रिडॉक्स में जो कि बहुत फेमस है। जैसे अभी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम लोगों ने KMnO4 को डिस्कस किया, K2CR2O7 को डिस्कस किया, CeSO4 का होल्ट वाइज को डिस्कस किया। उसी तरीका से एक और रिडॉक्स टाइट्रेशन आता है जहां पर हम बात करेंगे आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन और आईडीमेट्रिक टाइट्रेशन के लिए। इसका वीडियो आपके लिए नेक्स्ट डे लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे। लेकिन लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों के बीच में अगर शेयर करो, अगर आपको कंटेंट प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऑथेंटिक कंटेंट अगर मैं आपको प्रोवाइड करा सक रहा हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।